हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट को डिटेल में समझेंगे। सोचो, अगर आज से दुनिया में पैसा हो ही ना, आप मार्केट जाओ और शॉपकीपर को बोलो कि मेरे पास एक बैग है, मुझे इसके बदले चावल दे दो। या फिर आप टीचर हो और सैलरी की जगह आपको सब्जियां मिलने लगे, क्या इकोनॉमी वैसे स्मूथली चल पाएगी? नहीं ना। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है मनी। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मनी क्या होता है, बैंक्स कैसे काम करते हैं, क्रेडिट या लोन क्या होता है, कब लोन फ़ायदेमंद होता है और कब नुकसान पहुंचाता है, और इंडिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ खरीदते और बेचते हैं। जब आप मार्केट से नोटबुक खरीदते हो या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो या जब पेरेंट्स सैलरी रिसीव करते हैं, हर जगह मनी का यूज़ हो रहा होता है। इकोनॉमिक्स में मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज को ईजी बनाती है। मान लीजिए एक शू मेकर है जो जूते बनाता है, उसे अब वीट खरीदना है। आज के टाइम में वो जूते बेचेगा, पैसे लेगा और उस पैसे से वीट खरीद लेगा। कितना सिंपल है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मनी के आने से पहले दुनिया में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब है गुड्स और सर्विसेज का डायरेक्ट एक्सचेंज। जैसे एक फार्मर के पास वीट है और एक वीवर के पास कपड़ा है। फार्मर वीट देगा और बदले में कपड़े ले लेगा, यानी गुड्स के बदले गुड्स। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है कि दोनों लोगों की ज़रूरत एक ही समय पर मैच होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शू मेकर के पास शूज़ हैं और उसे वीट चाहिए। फार्मर के पास वीट है, लेकिन फार्मर को शूज़ नहीं, कपड़े चाहिए। अब एक्सचेंज कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, है ना। यही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम। बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शन तभी पॉसिबल है जब मैं जो बेच रहा हूँ वही आप खरीदना चाहते हो और आप जो बेच रहे हो वही मुझे खरीदना है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बहुत कम हो पाता है। मनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब शू मेकर को वीट ग्रो करने वाले फार्मर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी कस्टमर को शूज़ बेच सकता है और मनी ले सकता है। फिर उस मनी से मार्केट से वीट खरीद सकता है। मनी एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, इसलिए मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। मनी ने एक्सचेंज को फास्ट और इजी और एफिशिएंट बना दिया है। अब सवाल उठता है कि आज के समय में मनी किन फॉर्म्स में होता है। मॉडर्न इकॉनमी में मनी के दो मेजर फॉर्म्स होते हैं, पहला करेंसी और दूसरा बैंक डिपॉजिट्स। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। करेंसी में आते हैं नोट्स और कॉइन्स। आज हम जो 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये के नोट्स यूज़ करते हैं, ये सब करेंसी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पेपर का नोट खुद में वैल्यूएबल नहीं है। अगर आप 500 के नोट को फाड़ दो तो उस पेपर की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। फिर लोग इसे एक्सेप्ट क्यों करते हैं? रीज़न है गवर्नमेंट की गारंटी। इंडिया में करेंसी नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इशू करता है। आरबीआई सेंट्रल बैंक की तरफ से करेंसी इशू करता है। लॉ के अकॉर्डिंग रुपी को पेमेंट के रूप में मना नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से पूरे देश में लोग रुपी को एक्सेप्ट करते हैं। अब बात करते हैं मनी के दूसरे फॉर्म की, यानी बैंक डिपॉजिट्स की। मान लीजिए आपको सैलरी मिली है 50,000 रुपये। क्या आप सारे पैसे घर में रखोगे? नहीं, आप बैंक में डिपॉजिट कर दोगे। बैंक में जमा पैसा डिपॉजिट कहलाता है। डिपॉजिट करने के फ़ायदे क्या हैं? पहला, पैसे सेफ रहते हैं। दूसरा, बैंक इंटरेस्ट देती है। और तीसरा, जब ज़रूरत हो तब पैसे निकाल सकते हैं। बैंक में जो पैसा कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। नाम याद रखिएगा, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड का मतलब जब डिमांड करो तब मिल जाए। जैसे सेविंग अकाउंट के पैसे आप एटीएम से या बैंक जाकर कभी भी निकाल सकते हो, इसीलिए इसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। अब चलिए चेक सिस्टम समझते हैं। अब मान लीजिए सलीम को किसी सप्लायर को पेमेंट करना है। क्या हर बार कैश लेकर जाना ज़रूरी है? नहीं, वो चेक दे सकता है। चेक एक रिटन इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें अकाउंट होल्डर बैंक को बोलता है कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे इस व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दो। इस प्रोसेस में फ़िज़िकल कैश की ज़रूरत नहीं होती है।
मनी डायरेक्टली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी वजह से डिमांड डिपॉजिट को भी मनी माना जाता है। आज के टाइम में तो ट्रांजैक्शंस भी इजी हो गए हैं। यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब के थ्रू हम कैश के बिना पेमेंट कर सकते हैं। ये डिजिटल इकोनॉमी की तरफ एक बड़ा स्टेप है। अब सवाल आता है कि बैंक डिपॉजिटर्स के पैसे का क्या करते हैं? क्या बैंक सिर्फ पैसे स्टोर करता है? नहीं, बैंक डिपॉजिट मनी का एक बड़ा हिस्सा लोन के रूप में दे देता है। बैंक सिर्फ थोड़ा सा कैश रिजर्व रखता है, बाकी पैसे बोरोअर्स को दे दिया जाता है। इस तरह बैंक डिपॉजिटर्स और बोरोअर्स के बीच मीडिएटर का काम करता है। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर, क्रेडिट। क्रेडिट का सिंपल मीनिंग है लोन। जब कोई लेंडर किसी बोरोअर को पैसा, गुड्स या सर्विसेज देता है और बोरोअर फ्यूचर में रीपे करने का प्रॉमिस करता है तो इसे क्रेडिट कहते हैं। चलिए अब क्रेडिट के पॉजिटिव साइड को सलीम के स्टोरी के थ्रू समझते हैं। तो अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा होता है और सलीम को 3000 शूज़ के ऑर्डर मिले होते हैं। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि रॉ मटेरियल्स खरीद सके और वर्कर्स हायर कर सके, तो उसने लोन लिया, प्रोडक्शन कंप्लीट करी, ऑर्डर डिलीवर किया, प्रॉफिट कमाया, लोन रीपे कर दिया। यहाँ क्रेडिट ने बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प की, इसलिए क्रेडिट का पॉजिटिव रोल दिखाई देता है। अब दूसरी तरफ स्वप्ना है, एक छोटी फार्मर। उसने कल्टीवेशन के लिए लोन लिया, लेकिन क्रॉप पेस्ट की वजह से ख़राब हो गई, इनकम नहीं हुई, लोन रीपे नहीं कर पाई, नया लोन लेना पड़ा, डेट बढ़ता गया, आखिर में उसे अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा। यह डेट ट्रैप का एग्जाम्पल है। डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां बोरोअर पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेता रहता है। डेट बढ़ता जाता है और इंसान उससे बाहर नहीं निकल पाता। पुअर फार्मर्स और लेबरर्स अक्सर इस सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। अब समझते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। हर लोन के कुछ कंडीशंस होते हैं। इन कंडीशंस को टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वो एक्स्ट्रा पैसा है जो लोन के साथ वापस देना पड़ता है। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, बोरोअर पर उतना ज़्यादा बर्डन होगा। दूसरा, कोलैटरल। एक सिक्योरिटी होती है, जैसे लैंड, हाउस, व्हीकल, गोल्ड, बैंक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। अगर बोरोअर लोन रीपे नहीं करता तो लेंडर कोलैटरल को बेच सकता है। तीसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन। लोन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम प्रूफ, प्रॉपर्टी के पेपर्स एक्सेट्रा। चौथा होता है मोड ऑफ रीपेमेंट, मतलब कि लोन का रीपेमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। क्या मंथली बेसिस पे किया जा रहा है ईएमआई के थ्रू, या फिर एक साल में एक बार एनुअल पेमेंट किया जा रहा है, या फिर लमसम रीपेमेंट करके लोन को चुकाया जा रहा है। अब हम समझ चुके हैं कि क्रेडिट या लोन लोगों की ज़िंदगी और इकोनॉमी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग लोन लेते कहाँ से हैं? अगर आप अपने पास देखेंगे तो आपको कई सोर्सेज मिल जाएंगे। कुछ लोग बैंक से लोन लेते हैं, कुछ कोऑपरेटिव से, कुछ मनी लेंडर से, और कई बार लोग अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से भी उधार ले लेते हैं। यानी क्रेडिट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। रूरल एरियाज़ में फार्मर्स बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, ट्रेडर्स और मनी लेंडर से लोन लेते हैं। अर्बन एरियाज़ में लोग बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज़, एम्प्लॉयर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जैसे लोगों से लोन लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स इन सोर्सेज को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करती है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले समझते हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्सेज वो होते हैं जो गवर्नमेंट और आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये इंस्टीट्यूशंस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं और इनके लेंडिंग रूल्स क्लियर होते हैं। अब बात करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की। इनफॉर्मल सोर्सेज वो होते हैं जो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ये अपने खुद के रूल्स पर लोन्स देते हैं और इन पर गवर्नमेंट की डायरेक्ट सुपरविजन नहीं होती है। इसी वजह से फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। फॉर्मल सोर्सेज यानी बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आरबीआई के कंट्रोल में होते हैं। इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली लो होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, बोरोवर्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। वहीं इनफॉर्मल सोर्सेज में मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव जैसे लोग जुड़ते हैं।
किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होते। इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो सकता है, ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बोरोवर्स की एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक लाइन में याद रखिए तो फॉर्मल क्रेडिट सेफ और अफोर्डेबल होता है, जबकि इनफॉर्मल क्रेडिट इजीली अवेलेबल तो होता है लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव और रिस्की भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर इनफॉर्मल क्रेडिट इतनी आसानी से मिल जाता है तो फिर फॉर्मल क्रेडिट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? इसके कई रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है लो इंटरेस्ट रेट। बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यूजुअली कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। जब इंटरेस्ट कम होता है तो बोरोवर पर रीपेमेंट का बर्डन भी कम होता है। दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब लोग सस्ते लोन ले पाते हैं तो वो फार्मिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मशीन्स खरीदते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तीसरा रीज़न है डेट ट्रैप से प्रोटेक्शन। हाई इंटरेस्ट इनफॉर्मल लोन्स कई बार लोगों को कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा देते हैं। फॉर्मल क्रेडिट इस रिस्क को कम करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फॉर्मल क्रेडिट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। अगर देश के ज़्यादा लोग अफोर्डेबल लोन्स ले पाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के एक्सपेंशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझते हैं। बैंक सस्ते लोन देते हैं, लेकिन क्या हर गरीब व्यक्ति बैंक से लोन ले पाता है? नहीं, क्योंकि बैंक्स कोलैटरल और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। पुअर लोगों के पास अक्सर ना कोलैटरल होता है और ना ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजीज़ का कंसेप्ट डेवलप हुआ। एसएचजी एक छोटा ग्रुप होता है जिसमें आमतौर पर 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स जनरली एक ही लोकेलिटी या विलेज के होते हैं। मोस्ट एसएचजीज़ वुमेन बेस्ड होते हैं। सब मेंबर्स रेगुलर सेविंग्स करते हैं और अपनी सेविंग्स को एक कॉमन फंड में जमा करते हैं। यही एसएचजीज़ की बेसिक फाउंडेशन है। अब समझते हैं कि एसएचजीज़ काम कैसे करते हैं। मान लीजिए एक विलेज में 20 वुमेन का ग्रुप बना। हर वुमेन हर मंथ 100 रुपये सेव करती है, तो एक मंथ में ग्रुप के पास 2000 रुपये जमा हो जाएंगे। कुछ महीनों बाद ये अमाउंट बड़ा हो जाएगा और अगर किसी मेंबर को इमरजेंसी के लिए या बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए तो ग्रुप उसे लोन दे सकता है। लोन पर इंटरेस्ट भी लिया जाता है, लेकिन ये इंटरेस्ट मनी लेंडर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अगर ग्रुप रेगुलरली सेविंग्स करता है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो बैंक भी उस ग्रुप को लोन देने लगता है। बैंक लोन इंडिविजुअल को नहीं, पूरे ग्रुप को देता है। ग्रुप के मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि लोन किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, किस पर्पस के लिए मिलेगा और रीपेमेंट का शेड्यूल क्या होगा। यानी डिसीजन मेकिंग मेंबर्स के हाथ में होती है। चलिए अब एसएचजीज़ के इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। एसएचजीज़ के इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इजी एक्सेस टू क्रेडिट। पुअर लोगों को कोलैटरल के बिना भी लोन मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है लोअर इंटरेस्ट रेट। मनी लेंडर्स के कंपैरिजन में एसएचजीज़ का इंटरेस्ट काफ़ी रीजनेबल होता है। तीसरा बेनिफिट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एसएचजी मेंबर्स लोन लेकर स्वीइंग मशीन खरीद सकते हैं, डेयरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम कर सकते हैं या छोटे बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इससे उनकी इनकम बढ़ती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है। यानी एसएचजीज़ पॉवर्टी रिडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सोशल बेनिफिट समझते हैं। एसएचजी सिर्फ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक पावरफुल टूल है। रेगुलर मीटिंग्स के थ्रू वुमेन एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनती हैं। इसके अलावा एसएचजीज़ में हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सोशल इश्यूज़ पर भी डिस्कशन होता है। इसलिए एसएचजीज़ वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत इफ़ेक्टिव रोल मॉडल माना जाता है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने में आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले आरबीआई करेंसी नोट्स इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, आरबीआई बैंक्स की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है। ये इंश्योर करता है कि बैंक्स रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तीसरा, आरबीआई मॉनिटर करता है कि बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का रिक्वायर्ड कैश रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। चौथा, आरबीआई लेंडिंग एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। बैंक्स को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि उन्होंने कितने लोन्स दिए, किसको दिए और किस इंटरेस्ट रेट पर दिए। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी बनाना।
अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब फॉर्मल क्रेडिट सस्ता और सेफ है तो पुअर लोग इनफॉर्मल क्रेडिट पर डिपेंड क्यों करते हैं? इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है कोलैटरल की कमी। पुअर लोगों के पास ज़मीन, प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल एसेट्स नहीं होते। दूसरा रीज़न है डॉक्यूमेंटेशन। बैंक्स आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम प्रूफ और कई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। पुअर लोग अक्सर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते। तीसरा रीज़न है एक्सेसिबिलिटी। कई विलेजेस में बैंक ब्रांचेज ही नहीं होती। मनी लेंडर घर के पास ही अवेलेबल होता है। चौथा रीज़न है स्पीड। बैंक लोन अप्रूव होने में टाइम लगाता है। मनी लेंडर तुरंत लोन दे देता है। इसी वजह से गरीब लोग मजबूरी में इनफॉर्मल क्रेडिट की तरफ जाते हैं, भले ही उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़े। अब बात करते हैं एक बहुत फेमस सक्सेस स्टोरी की, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। इस बैंक की ज़रूरत 1970s में हुई थी। इसके फाउंडर थे मोहम्मद यूनुस। उन्होंने देखा कि गरीब लोग सिर्फ कोलैटरल ना होने की वजह से फॉर्मल लोन्स नहीं ले पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया जहां पुअर पीपल, स्पेशली वुमेन को स्मॉल लोन्स दिए जाते थे। इन लोन्स के लिए ट्रेडिशनल कोलैटरल की ज़रूरत नहीं थी। सरप्राइजिंगली पुअर वुमेन ने प्रूव किया कि वो रिलायबल बोरोवर्स हैं और लोन्स को सक्सेसफुली रीपे कर सकती हैं। इन लोन्स की मदद से उन्होंने टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, पोल्ट्री फार्मिंग और कई स्मॉल बिजनेसेस शुरू किए। आज ग्रामीण बैंक दुनिया भर में माइक्रो फाइनेंस का एक सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है। इसने ये प्रूव किया कि अगर पुअर लोगों को रीज़नेबल टर्म्स पर क्रेडिट मिल जाए तो वो अपनी ज़िंदगी और अपनी इकोनॉमी दोनों को बदल सकते हैं। और इसी मैसेज के साथ एनसीईआरटी चैप्टर कंक्लूड करता है कि अफोर्डेबल और एक्सेसिबल क्रेडिट डेवलपमेंट की है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लोन्स देता है, क्रेडिट डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, लेकिन गलत कंडीशंस में क्रेडिट डेट ट्रैप भी बन सकता है। फॉर्मल क्रेडिट इनफॉर्मल क्रेडिट से बेटर होता है। एसएचजीज पुअर लोगों को अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं और आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया है तो आप इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक को मास्टर कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।